श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई ये है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थीं, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को देगी। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सस्पेंड किया जाए। इसी लास्ट पॉइंट से मैं आपको कहना चाहता हूं कि संसदीय इतिहास में ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को ज्वाइंट एड्रेस करते हैं तो उसका तुरंत बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा होते हैं। आप आज पलट के देखिए, राहुल गांधी जी का पूरे भाषण में एक शब्द माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद तक नहीं दिया। उसको सिस्टम ही पता नहीं है हमारा। आप पिछले 20 साल का आप पूरा देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण में हर एक स्पीच को देखिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर रिकॉर्ड चेक करना आप देखिए, हम शुरुआत ही करते हैं कि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को धन्यवाद करते हैं। आप अपोजिशन है, पॉइंट्स को आप एग्री नहीं करते, वो विषय अलग है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का कारण ही है कि हमको सबसे पहले धन्यवाद देना होता है, ये औपचारिक होता है। एक शब्द उन्होंने राष्ट्रपति जी को धन्यवाद का कोई देने का जरूरत नहीं समझा। मुझे बहुत खेद है कि ऐसा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम को इतना नीचे गिराया है राहुल गांधी जी ने। लेकिन कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता है, मैं अभी भी अपील करता हूं, उसको थोड़ा ज्ञान वरदान करना चाहिए, राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि ऐसा करके भारत के महान संसद का गरिमा को नीचे ना गिराए। भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने कुछ बातें कही थी आपत्तिजनक, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, जो नेता सदन हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति की और खड़गे जी ने रिग्रेट कर दिया। तो राहुल गांधी जी को भी उससे सीखना चाहिए। Also, there are many statements that Rahul Gandhi made, which Treasury bench said they were not factually right. Will you verify those statements? How will the proceedings go? Because already our Ashwini Vaishnav ji has already mentioned about some of the points. What we have requested, Honorable Speaker, from the floor of the House is that all those unverified statements made by Rahul Gandhi, we have challenged instantly. So we have made a request to Honorable Speaker to pass a direction that if we have made a unverified statement, then we are ready to take a corrective course. But if the leader of opposition has made or he has lied on the floor of the House, then he has to face the rules and regulations of the House. So we have made a request to Honorable Speaker. He had already assured on the floor of the House that he will pass a necessary and appropriate direction on that regard. किरण जी इसी से जुड़ा मेरा सवाल है
गृह मंत्री जी ने भी वहां कहा सदन के अंदर कि राहुल गांधी के पूरे भाषण का सत्यापन होना चाहिए। हाँ। दरअसल ये सत्यापन की प्रक्रिया क्या है और ये है क्या, बेसिकली कैसे सत्यापन? देखिए, ये बहुत सिंपल सा रूल है, वहाँ अलग अलग रूल है, मैं अभी लंबा कोट नहीं करना चाहता हूँ। आप जब कोई बात रखता है, स्पेशली आप जब कोई एलिगेशन देता है, तो आप उसको वहाँ पे सदन पर आपको सब्सटेंटिएट करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। तो उसके लिए चेयर से कहा गया है कि ही हैज टू ऑथेंटिकेट व्हाट एवर ही हैज सेड, और हमने भी मांग किया है, क्योंकि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, जो अश्विनी जी ने ऑलरेडी आपको बताया पॉइंट्स। तो तर्क के बिना उन्होंने बात रखी है, और हमने मांग किया है कि कार्रवाई होना चाहिए, और हम अभी उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जो आश्वासन दिया है लोकसभा के सदन में, वो जरूर कार्रवाई करेंगे। सर, ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई? नहीं करते हैं तो उसको माफी मांगना पड़ेगा सदन में सबसे पहले, फिर देश को। आप गुमराह करके, लीडर ऑफ अपोजिशन है, झूठ बोलने का पद नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं सदन में और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। सर, क्या इसमें अगर असत्य पाई की बातें जो क्या इसमें निलंबन का भी प्रावधान है? मैं उसके लिए किस गंभीर रूप से उसका कार्रवाई होगा वो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्पीकर तय करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने के लिए हमारा अनुरोध है। देखिए, संसद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है और एलओपी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो भी व्यक्ति बोले, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सारे फैक्ट्स को प्रॉपर्ली स्टडी करके सही चीज़ को रखे, क्योंकि देश के सामने जो विषय जाता है उस विषय के पीछे तथ्य क्या है वो जानकारी उनकी होनी चाहिए। इसलिए ये सत्यापन करने का हमारा उनको ये कहना, आज हमने जो मांग की है हाउस में वो सही मांग की है, और हम अध्यक्ष जी ने उसका सपोर्ट भी किया। So, despite Rajnath Singh rejecting the claims which were being made by Rahul Gandhi continued to say that okay, government will have its own view. I have my own views on Agniveer, but Agniveers know the reality. What kind of argument was it? देखो, बहुत ही स्पष्ट एक दिखाई दे रहा था, चाहे एक कोई भी विषय आप ले लो, कहीं पर भी श्रीमान राहुल गांधी ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्टिव जो ऑपोजिशन का रोल होता है वो नहीं किया। नीट के बारे में उन्होंने कोई बात की ढंग से कि नीट की जगह ऐसा होना चाहिए। अग्निवीर का अगर उन्होंने कोई सॉल्यूशन दिया होता तो बात थी। वो दलित की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में दलित एक लिकर ट्रेजेडी में 53 दलित या 54 दलित उनका देहांत हुआ, उसके बारे में उन्होंने कोई बात की। समाज की जो प्रॉब्लम्स को ऑपोजिशन के लीडर के हिसाब से उनको रखना चाहिए, एक सॉल्यूशन के आधार पे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ऐसा उन्होंने किया क्या? नहीं, उन्होंने केवल एक फ्रिवलस वे में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन स्टेटमेंट्स की सत्य, उसके पीछे तथ्य क्या है उसकी भी उनको जानकारी नहीं। Sir, many of the opposition leaders backed Mr. Rahul Gandhi after he concluded his speech. They also stated that what is wrong in showcasing the pictures of different gods of different religions. What does the rule suggest? सवाल वो नहीं है। We showcase the picture of any god. नहीं, यू आर राइट। हमारा ये मानना है कि सदन नियम से चलता है, यही कहा है। बाहर में आप क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं कह रहे हैं, सदन के अंदर में हम नियम से बांधे हुए हैं। अब जब नियम कहते हैं कि आप किसी भगवान का चित्र को वहां दर्शा के उसके इंसल्ट करने का, इन्फ्लुएंस करने का अधिकार नहीं है, ये तो रूल बुक में कहा गया है। और वो जिस तरीके से सुधांशु जी ने जैसे बताया, भगवान का चित्र को ऐसे उठाते फिर नीचे फेंक देते हैं टेबल में, इस तरह का जो वो बिहेवियर, जो आचरण था, वो बहुत आपत्तिजनक था, ये प्रॉपर नहीं है। एक लाइन मैं ऐड करना चाहता हूं, जो लोग सिंगोल को ससम्मान स्थापित करने का विरोध इस आधार पे करते थे कि वो एक धर्म का प्रतीक है, वो चित्र के ऊपर इस ढंग से असम्मान तरीके से लाने पे पक्ष में, तो ये बहुत अनुचित है। सर एक सवाल है कि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के बारे में बोला है वो बीजेपी की तरफ उनका इशारा था, वो पूरे समाज की बात नहीं कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी ने कहा, हमने बता दिए, बीजेपी ने कहा, उन्होंने हिंदू कहा। सुशील शिंदे और उस जमाने से लेके आज तक जब ये सत्ता में थे, ढेर सारे उदाहरण हैं। आज सिंपल है, स्टेटमेंट देख लीजिए तो मीडिया में है, उन्होंने बीजेपी नहीं कहा हिंदू सोच और हिंदू समाज। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा, इरेडिकेशन ऑफ बीजेपी नहीं कहा। थैंक यू। क्या चीज का? भारत का बीजेपी का भी नाम लिया है।
नहीं उन्होंने Indian ministers there cornering Rahul Gandhi on various statements that he made today in the parliament, and they are now demanding the evidence behind all those remarks that he made. And he also said that Kiran Rijiju said that they have approached the speaker and they have asked them to ensure that Rahul Gandhi has some corroborative evidence behind every single statement that he has made today, be it on the Agniveer or the farmers or even the NEET exam. So the BJP there clearly cornering the Gandhi scion on multiple fronts and demanding a substantiative answer from him. Well, now, viewers, just a few moments back, we had told you how the BJP top brass had approached the speaker, and they have said that Rahul Gandhi must provide corroborative evidence behind all these statements that he made. And they also said that if he fails to do so, then he will have to apologize in the parliament. But let's tell you how it all started, viewers, because Rahul Gandhi today in the parliament, he had a very, good opportunity to speak about the important issues as an LOP. And his first speech today was all about attacking the Hindu community. Today, Rahul Gandhi, in his first speech as the LOP, went all guns blazing. He attacked the Prime Minister, he attacked the Union Home Minister, and he attacked the Hindu community, branding it as violent and promoters of violence. Now, based on Rahul Gandhi's statements, the entire nation is now demanding an apology from the Gandhi scion, be it the saints and the seers, be it the commoners, be it the BJP. Everybody is now demanding that Rahul Gandhi must apologize for all the vilifying statements that he has made in the parliament today. Here's a complete report on that. Rahul Gandhi's deep-seated hatred against Hindus has surfaced yet again. In the parliament today, he accused the Hindus of being violent while calling Abhay Mudra the symbol of the Congress party. There is a third idea, and a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage, and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress party. Which, as you can see, is also in this image. शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य. Prime Minister Modi has hit back at Rahul for his anti-Hindu remarks. ये विषय बहुत गंभीर है. पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना Strong reactions are also coming in from the NDA as well as from religious leaders. I'm shocked to hear this kind of statement from a leader of opposition. Rahul Gandhi is not just more a Rahul Gandhi, he is after a leader of opposition. He should behave like that. And most importantly, it is not the first time that he said such kind of words. He has spoken against Dharam, he has spoken against Sanatan Dharam, he has spoken against by saying ek Dharam mein Shakti word hai, Hindu Dharam mein, and he has spoken about that also. I must say that he should refrain from this kind of statements, and I strongly condemn this in a story. I am not aware of it. I just look into it and come back to you. I'm not aware of his statement. I was busy in a meeting. Being the leader of opposition in Lok Sabha, I think he not only abused, targeted the Hindus, but his statement exposed the negative mindset of Mr. Rahul Gandhi against the majority of the people in India, that is Hindu community. राहुल गांधी जी, आप जब भी बयानबाजी करने आते हैं तो हिंदी पढ़ के आया करें.
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की धर्म जाति के ऊपर या किसी के दिल में ठेस पहुंचे और वो आहत हों, और आपको इस पर क्षमा मांगनी चाहिए। ये इस प्रकार की बार बार बयानबाजी या उटपटांग ऐसे शब्द बोलना ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। सदन का अपमान करना ही नहीं है, अपितु पूरे राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तो आपने कहा कि आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे साहब, मांगनी चाहिए उन्हें, बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये कोई बार बार ये इस प्रकार के शब्द बोलकर बार बार देश को और देश के प्रधानमंत्री को और हिंदू समाज को, सनातनियों को अपमान करना ये बर्दाश्त से बाहर है। हिंदू जिसमें क्षमा है, शीलता है, दया है, करुणा है, प्रेम है, सद्भावना है, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। जो धर्म, जिस धर्म में चींटी को मारना भी पाप है, वो भला हिंसा की अनुमति कैसे दे सकता है? तो हिंदुओं को हिंसक बताना, मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने घोर पाप किया है और पूरे हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। अगर राहुल जी आप हिंदुओं के साथ कभी उठते बैठते संवाद करते तब आपको पता चलता ना। आप तो कभी हिंदुओं के साथ रहे नहीं, इसके नाते हिंदुओं को हिंसक कह पा रहे हैं, लेकिन आपको माफी मांगना चाहिए। Amidst the blatant jibe at Hindus, Priyanka Gandhi has defended him, saying that Rahul can never insult the Hindus. मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। Will Rahul Gandhi apologize for his remarks? Well, viewers, today marks the end of another colonial vestige. 3 colonial era laws have now been scrapped and they have been replaced by 3 new criminal laws, which marks the end of an era. What are those criminal laws and how are they better than the colonial era laws? Here is a complete report. With curtains on British era rules, India shifts to a new era of justice today. And it is with the 3 reformed laws: Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Adhiniyam. These replace colonial era laws like IPC, CRPC and Indian Evidence Act, ending an outdated legacy. Introduced by Amit Shah, these bills aim to protect citizens' constitutional rights. However, the opposition has been quick to criticize, claiming that these laws were passed without adequate debate and discussion. कानून जो नए लाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कानून जो हैं ये मौजूदा भारत के कानून हैं और पहले कवानीन जो थे वो अंग्रेज़ों के थे। बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी जो है 2014 से मेजॉरिटेरियन रूल कर रही थी और दंतना रही थी और लोगों को इस तरह के इश्यूज़ में उलझा रही थी, जो असली इश्यूज़ थे उनको अलग कर रही थी। तो ये जो कानून ला रहे हैं ये समझा नहीं पा रहे हैं कि पहले में क्या ख़राबी थी और जो नया है उसमें क्या है। कानूनदान इसके ऊपर बहस करेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका जहन था, जो अंग्रेज़ों की खिदमत करते रहे उस वक़्त, आज वो अंग्रेज़ों के कवानीन को, अब तो मैं ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ों के कवानीन नहीं थे। ये जो कवानीन थे, ये जो हैं या चल रहे हैं ये थे, ये भीमराव अंबेडकर जो इंडिया का कानूनदान था, जो उस वक़्त की पार्लियामेंट थी, उन्होंने बनाए थे। तो इसमें कोई अंग्रेज़ों का टच नहीं था। BJP, on the other hand, is taking no prisoners, hitting back with an equally sharp retort. संसद में जब ये बिल आए थे तो उस समय उस पर चर्चा हो गई। हर वक्त अगर नए सांसद आएंगे और वो हर बार उस पर डिस्कशन की मांग करें तो ऐसे तो संसद चल ही नहीं पाएगी, और इसलिए उनको चाहिए था कि वो वॉकआउट करने की बजाय उस समय उस पर चर्चा करते, बहस में हिस्सा लेते। The Saffron Party has also claimed that the opposition is rehashing the old hackneyed tale, calling it an attempt to make scoring points.
I do not think that the opposition has carefully considered any of the 3 new laws that are coming into force. This is just blind opposition for the sake of opposition. They want to have a scoring point, but please, they should tell us which. Are they saying all these 3 laws are bad in every sense? I don't know. Till today, I'm not able to understand the specific objection either to the entire law or to any provision of that law. As I said, it is ill-informed and basically blind opposition to what the government has done, and all these 3 statutes. Now, I will say something. There are 1 or 2 provisions which need a relook at. Right? That can be pointed out. But 99.9% of these bills are to be welcomed. It is about time, and I accuse the previous governments of gross legislative neglect. They were responsible for continuing to have in the Indian Penal Code a provision which said that Goa was not a part of India. Amidst the high-octane criticism from the opposition, the historic shift towards the new era of justice in India stands resolute. Viewers, let's talk about Bengal, because it's not just about Sandesh Kali, it's not just about Cooch Behar. Now, Uttar Dinajpur has also witnessed a video that's going viral on social media. This time, a couple being brutally beaten up in public, something similar to the Taliban justice system. And it is after Republic TV showed what exactly happened at Uttar Dinajpur that the police have initiated action. And in the form of a token action, they had arrested 4 people. In that, 2 people were released. And now the person who has been arrested, Tajmul Haq, in the Uttar Dinajpur case, is a close aide of a TMC MLA in that particular area. So who is giving all these goons a free run? Is the police hand in glove with all these anti-social elements? Is the TMC going soft on such incidents? Because the BJP has now raised plenty of questions, and it has also demanded the resignation of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. Here's a report. First Sandesh Kali, then Cooch Behar, and now Uttar Dinajpur. Law and order in Bengal is in shambles. The outrage continues to grow over the Uttar Dinajpur shocker, where a woman was mercilessly beaten up in public. The BJP has gone all guns blazing after the TMC and India Alliance for maintaining radio silence over the issue. BJP leaders condemned the TMC's Taliban-style quick justice and demanded Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's resignation. वो ये नहीं कहते हैं कि ये निंदनीय है, वो इसको सही ठहराते हैं, वो इसको मुस्लिम देशों में जैसे न्याय होता है उससे तुलना करके कहते हैं कि पश्चिम बंगाल अब तालिबान राज हो गया है, अब ये कानून से नहीं चलेगा। किसी भी महिला, किसी भी युवक को पकड़ो, खुद ही तय कर दो कि उसने गलत किया है और सजा दे दो। ममता बनर्जी संदेश खाली हो, चाहे चुनाव से पहले और परिणाम आने के बाद हिंसा की वारदातें हो, बलात्कार हो, हत्या हो, और अब उत्तरी दिनाजपुर में ये जो निंदनीय कृत्य हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये मांग हम उठाते हैं कि ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आप ही के पास है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। BJP is continuously raising the Bengal violence issue. So what do you respond to it now? अब हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में इतना वायलेंस हो रहा है, बिल्कुल मणिपुर जैसी स्थिति है, कूच बिहार के बाद नॉर्थ दिनाजपुर में भी हुआ है। आप इस मुद्दे को कैसे हाईलाइट करना चाहिए? देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके की महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं घट रही है, और कल तो पूरा देश को शर्मसार कर देने वाली घटना आगे पिछले 2-3 दिनों से हो रही है। कूच बिहार में महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, वो भी मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ ऐसे बर्ताव हुआ। उसके बाद कल चोपड़ा में जिस तरीके से एक कपल को
एक कोर्ट बैठा के, गांव वालों ने कोर्ट बैठाया जैसे तालिबान में होता है और उनकी सजा दी गई, जैसे तालिबान के सरकार जो तालिबानी सरकार है अफगानिस्तान में वो करती है। When confronted by Republic, TMC MP Kalyan Banerjee chose to run away from tough questions. Leaders and opposition. Why is TMC silent on the Cooch Behar and not Dinajpur violence where the woman was stripped? Oh, everywhere if TMC, first you ask your leader Narendra Modi why he is silent. While the MPs of the India Alliance remain silent over the burning issue and question Prime Minister's silence over Manipur. वायलेंस पर टीएमसी बिल्कुल चुप है, महिला सांसद चुप है, विपक्ष से उस पर चर्चा क्यों नहीं? मणिपुर में प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? मणिपुर में राष्ट्रपति ने भी कुछ नहीं कहा। मणिपुर में तो विपक्ष के जितने सारे नेता हैं हाउस में वो चर्चा कराने, लेकिन बंगाल पर तो कोई बात नहीं कर रहा। बंगाल पे मुझे जानकारी नहीं है। अभी हम लोग बंगाल पे अगर इस तरह की कोई घटना घटी है तो हम लोग अंदर बात करेंगे। कूच बिहार में महिला को स्ट्रिप नेकेड करके पूरा चलाया। यूपी में महिलाओं के लिए इतनी बातें हुई, किस भाजपा के किस अलायंस के नेताओं ने आके सामने आके बातें की? The atrocities against women in Bengal clearly bring the state's law and order and Chief Minister Mamata Banerjee in the line of fire. And the opposition's selective outrage over women's safety stands exposed. With that, viewers, it's a wrap on today's edition of Across the Republic. Up next is live and breaking. Do stay tuned.